चलिए बच्चों शुरू करते हैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज जो कि आपके एमएचटी सीटी के लिए है। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज देखे, मुझे बड़े सिंपल लगे। आई होप आपको भी सिंपल लगेंगे, और अगर नहीं होंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको सिंपल करके आपके तक लेके आ जाऊँ। तो क्वेश्चंस जो भी मुझे रेलेवेंट लग रहे हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ये चैप्टर उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी बच्चों पे डिपेंड करता है कि उसे कौन सा चैप्टर पसंद है, कौन सा इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। और आई थिंक मैंने जो देखा उस हिसाब से उतने कोई खास डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो है, मैंने जितने भी प्रीवियस इसके क्वेश्चंस तलाशे हैं उसमें मुझे कोई डिफ़िकल्टी लेवल खास उतना ज़्यादा नहीं लगा। हालांकि अब बच्चों पे डिपेंड करता है, देख लेते हैं, आप खुद डिसाइड कर लो कि कैसा लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। In a potentiometer experiment, the null point is obtained on 7th wire for a given cell. To shift the null point on 9th wire for the same cell, what should we do? देखो अब क्या होता है ना यहाँ पे कि पहले तो पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है बहुत बड़ा लंबा होता है, तो उसे मोड़ मोड़ के हम लोग यहाँ पे रखते हैं। मान लो पोटेंशियोमीटर का ये एंड ए है। अब इसमें कैसा है ना, उन्होंने बोला है कि 9th वायर तक गए हुए हैं। तो ये मान लो पहला वायर है, ये दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ये 7th वायर है, ये 8th और ये 9th वायर। मान लो ऐसे वायर्स हैं और ये मान लो आपका पॉइंट भी है। अब इससे क्या होता है, एक सेल कनेक्टेड होता है, एक की कनेक्टेड होता है, और उसके बाद फिर एक रेओस्टैट कनेक्टेड होता है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है पोटेंशियोमीटर वायर का। इसमें हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं, यहाँ से आप एक सेल लगा दो। सेल मान लो उसका ईएमएफ ई है, उसका थ्रू एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। अब वो बोल रहा है कि पहले जब नल पॉइंट ढूंढा गया तो 7th वायर पे आया। मतलब ये पूरा लेंथ आपका L1 जो है ये आपका पहले वायर के लिए। तो पहले केस में आपका ई का जो वैल्यू हो जाएगा, आप बैलेंसिंग लेंथ अगर L1 है, मान लो ये पहला लेंथ L1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेंथ L1 है, तो आपका जो ईएमएफ होता है ई, वो जो होता है इट इज इक्वल टू के इंटू एल होता है। पोटेंशियोमीटर वायर में जो बैलेंसिंग लेंथ अगर एल है तो आपका ईएमएफ के इंटू एल के इक्वल होता है। ये मैंने आपको थियरी में बताया था। के जहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है और एल आपका बैलेंसिंग लेंथ होता है, तो ई इज इक्वल टू के इंटू एल आ गया। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि पहले केस में जो है ये आपका बैलेंसिंग लेंथ 7th वायर पे आया, मतलब ये पूरा लेंथ आपका एल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका 7th वायर पे आया है। अब वो क्या चाहते हैं कि टू शिफ्ट द नल पॉइंट ऑन 9th वायर फॉर द सेम सेल। इसी सेल के लिए अगर आप चाहते हो कि ये शिफ्ट हो जाए 9th वायर पे, तो क्या करेंगे बताओ। तो क्या करें ऐसा कि अब नल पॉइंट यहाँ ना आकर बल्कि 9th वायर पे आए। 9th वायर पे आने का मतलब ये है कि आपको एल को इंक्रीज करना है। अब एल को इंक्रीज कर दो, सॉरी एल इंक्रीज कैसे होगा, तो यहाँ पे देखते हैं अभी कौन से ऑप्शन लेके रखे हुए हैं। अटैच रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ अ सेल, डिक्रीज अप्लाइड ईएमएफ, डिक्रीज रेजिस्टेंस इन मेन सर्किट, और इंक्रीज रेजिस्टेंस इन मेन सर्किट। अब देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको एल को बढ़ाना है, यहाँ पे देखो ई तो फिक्स होगा, इसका जो ईएमएफ है उसका वैल्यू तो चेंज होने वाला है नहीं। तो आपको क्या कर सकते हो, अगर आपको एल को इंक्रीज करना है तो के को डिक्रीज करना पड़ेगा। के हैज़ टू डिक्रीज, और के डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि के का फॉर्मूला क्या होता है। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो V बाई एल होता है, वो ठीक है, पर उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपने ईएमएफ लगा रखा है ना, इसको एप्सिलॉन बोल देते हैं। और ये जो वायर आप देख रहे हो उस पोटेंशियोमीटर वायर, उसका रेजिस्टेंस हम कैपिटल आर मान लेते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। यहाँ पे बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर। और अगर मान लो हम एक्सटर्नली कुछ अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ई लगा देते हैं, तो आपका के का फॉर्मूला क्या बनता है, एप्सिलॉन आर अपॉन एल आर प्लस आर ई। मैंने आपको लिखा दिया ये। तो अगर आपको के को घटाना है, मान लेते हैं, तो या तो आप एप्सिलॉन को घटा दो या फिर आप आर को घटा दो। मतलब आपको के को घटाना ही है ना, तो आर को घटाने से यहाँ पे देखो दिक्कत क्या होगी। अब देखो यहाँ पे वो मेन सर्किट के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मेन सर्किट का आपका ये हो गया,
अब यहाँ का अगर कोई भी रेजिस्टेंस आप बढ़ाते हो, जैसे आर ही बढ़ा दिया, आर बढ़ा दिया सर्किट का, ये रेजिस्टेंस बढ़ाने से नीचे वाला जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, और नीचे वाला वैल्यू अगर बढ़ता है तो आपका के का वैल्यू कम हो जाता है, और के का वैल्यू अगर आप कम करोगे, तो हमको के का वैल्यू कम ही करना था ना एल बढ़ाने के लिए, तो एल बढ़ जाएगा और एल बढ़ के 9 पे चला जाएगा। तो एक तो आप मेन सर्किट का रेजिस्टेंस कम कर दो, उस हिसाब से आप देखोगे तो ऑप्शन मेन सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा देना है आपको। इसका रेजिस्टेंस बढ़ाओगे मेन सर्किट का तो ये बढ़ जाएगा, आर और आर ई में से जो भी है रेजिस्टेंस बढ़ा दो आप, ये मेन सर्किट है आपका, तो आपका के का वैल्यू कम हो जाएगा, के का वैल्यू कम होगा तो एल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आप देखो ये भी ऑप्शन आना चाहिए, डिक्रीज अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ, क्योंकि देखो अप्लाइड ईएमएफ एप्सिलॉन ये है, अगर आप एप्सिलॉन भी डिक्रीज करते हो तो भी के डिक्रीज हो जाएगा और एल इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन है। अगर मान लो एग्जाम में कुछ ऐसे आता है, यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो ऑप्शन बी को आप टिक करना। उसका रीजन ये है कि मेन सर्किट का रेजिस्टेंस इसका थोड़ा सा मीनिंग क्लियर नहीं है। ये तो गारंटेड है, अप्लाइड ईएमएफ कम करोगे के कम हो जाएगा, के कम हो जाएगा तो एल बढ़ जाएगा। पर मेन रेजिस्टेंस में अगर पोटेंशियोमीटर वायर का भी रेजिस्टेंस अगर आता है तो हमें ये ऊपर वाला आर जो है ना ये भी देखना होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि नीचे वाले को बढ़ाओगे इस पूरे वाले पार्ट को, तो उसमें आर भी है तो ये बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ता है, और नीचे वाला ये बढ़ाओगे तो के का वैल्यू कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे हिसाब से। अगर सपोज कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप सिर्फ इस पे जाना, क्योंकि दो में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो दूसरे में थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसको आप नीचे लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आप, क्योंकि एमसीक्यू है, एक ही ऑप्शन सही होगा। और ये परफेक्ट ऑप्शन है कि आपको अप्लाइड ईएमएफ जो है एप्सिलॉन ये वाला, वो आपको डिक्रीज करना है। अगर आपने अप्लाइड ईएमएफ डिक्रीज कर दिया तो आपका के का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, देख रहे हो ना एप्सिलॉन, के का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो एल इंक्रीज हो जाएगा। हमें एल इंक्रीज करने के लिए के का वैल्यू डिक्रीज करना था, क्योंकि ई आपका इसका ईएमएफ थोड़ी ना चेंज होने वाला है, ये तो फिक्स है। तो आप ये काम कर सकते हो, डिक्रीज अप्लाइड ईएमएफ। ओके, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज V by connecting a resistance R in series with it. The series resistance required to change its range to V/3 is. ना देखो वोल्टमीटर अगर बनाना है तो हमने देखा था कि हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते थे, है ना, और ये हाई रेजिस्टेंस को हमने X ले रखा था, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ पे मेजर करेगा। और हमारे पास इस X का फॉर्मूला क्या था बताओ, V/IG माइनस G, यही था। IG मतलब इसके थ्रू जो भी करंट जा रहा है। अगर मान लो गैल्वेनोमीटर हम फिक्स रखते हैं तो दोनों केस जो यहाँ पे दिया है उसमें करंट सेम रहेगा। अब इन्होंने क्या बोला देखो कि ये X का वैल्यू इन्होंने पहले R दे रखा है, R इन सीरीज विथ इट, तो ये R ही है, तो हम X की जगह पे R लिख सकते हैं। और ये इसका रेंज मतलब यही पोटेंशियल डिफरेंस जो ये V यहाँ पे मेजर करेगा, तो V/IG माइनस G, ये पहला वाला केस हो गया। दूसरे वाले में केस में क्या बोला उसने कि द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज टू V/3। तो सेकेंड केस में जो सीरीज रेजिस्टेंस लगेगा उसको हम R' ले लेते हैं। ये R' का वैल्यू क्या होगा अगर हमें रेंज V से V/3 करना है, तो आप V की जगह भी V/3 कर दो, V/3 IG वैसे रहेगा माइनस G होगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपको R' मिल जाना चाहिए। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 से इसको फिक्स कर दो, इक्वेशन 1 से V/IG का वैल्यू निकाल लें तो कैसा रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से V/IG का वैल्यू निकाल लेते हैं। V/IG इज इक्वल टू, G को वहाँ भेज दो, R+G हो जाएगा, और इसको उठा के इक्वेशन 2 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 2। तो R' इज इक्वल टू V/IG का वैल्यू क्या है, R+G, और नीचे 3 भी है तो ये 3 आ जाएगा, माइनस G हो जाएगा। आई थिंक R और G के टर्म्स में आपको दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका R+G माइनस 3G/3 और R-2G/3। ये आपका आंसर आ गया, R-2G/3, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A galvanometer of resistance G has voltage range VG, ठीक है। A resistance required to convert it to read voltage up to V
यार ये तो सीधा फॉर्मूला है आपका, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, वी अपॉन आई जी माइनस जी, यही वैल्यू है। तो अब इन्होंने 1 के टर्म्स में दिया है, वीजी के टर्म्स में दिया है, तो वीजी क्या होता है, वीजी मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो तो क्या हो जाएगा, इसके थ्रू करंट आईजी होता है, तो वो आईजी इंटू जी हो जाएगा। अब आईजी इंटू जी लाने के लिए क्या करोगे, आईजी इंटू जी, काम करो यहाँ पे ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई कर दो, आईजी नहीं सॉरी जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी वी बाय आई जी जी, आई जी जी, ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जी। अब आई जी इंटू जी क्या हो जाएगा, वी जी अपॉन वी जी माइनस जी, जी कॉमन ले लो, वी अपॉन वी जी माइनस 1, एक ही फॉर्मूला है, बस उसी को उलट फेर करके रखा हुआ है, इतना रेजिस्टेंस हमको सीरीज में लगाना है, तो आई थिंक ये ऑप्शन भी आ जाएगा। ओके, सिंपल है, कुछ खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। आई थिंक ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द वायर व्हेन रेजिस्टेंस x इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अनदर रेजिस्टेंस y। देखो ये आपका मीटर ब्रिज है और ये आपका लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड है, तो यहां से आपका लेफ्ट एंड से 20 सेंटीमीटर का आपका नल पॉइंट है। अब टोटल 100 होता है, तो ये बचा आपका 80 सेंटीमीटर, मीटर ब्रिज में टोटल 100 होता है ना, ये 20 है तो ये 80 हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, x इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अनदर y व्हेन रेजिस्टेंस x इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अनदर रेजिस्टेंस y, जहां पे x y से छोटा है, तो हमें ये देखना होगा कि जो लेंथ छोटा है उसका रेजिस्टेंस भी छोटा होगा। x y से छोटा है इसका मतलब x यहाँ पे आएगा, y यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसका लेंथ भी छोटा है, और क्योंकि बैलेंस हो रहा है तो x अपॉन वाई, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 80, और ये हो जाएगा 1/4, तो x अपॉन वाई का वैल्यू 1/4 आ गया। अब अगला सवाल क्या है, ये अगला इंफॉर्मेशन क्या है, टू बैलेंस द रेजिस्टेंस ऑफ 4x अगेंस्ट y द न्यू पोजिशन ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम द सेम एंड विल बी। अगर मुझे इसे 4x करना हो तो अगला केस यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको बना दो 4x और इसको बना दो y, मतलब ये तो y है ही, और मान लेते हैं बैलेंसिंग पॉइंट आपका क्या आ रहा है, k डिस्टेंस पे आ रहा है, यहाँ से k डिस्टेंस पे आ रहा है। अगर ये k है तो ये 100 माइनस k हो जाएगा, तो बस हमें यही k ढूंढना है और कुछ नहीं। तो 4x अपॉन y विल बी इक्वल टू k अपॉन 100 माइनस k। तो x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, x इज इक्वल टू वाई को वहाँ भेज दो, y/4, तो x के जगह पे अभी देखो 4x के जगह पे अगर मैं y/4 लिखता हूँ और यहाँ पे y, देखो y4 दोनों सेम दिख रहा है, ये x के जगह पे हमने y/4 यहाँ से ला दिया, तो 4 और 4 गया, इनफैक्ट y और y भी यहाँ से चला जाएगा, तो k अपॉन 100 माइनस k, तो k अपॉन 100 माइनस k 1 हो जाएगा, k अपॉन 100 माइनस k विल बी इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 100 माइनस k, तो 2k इज इक्वल टू 100 हो जाएगा और k इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब लेफ्ट एंड से सेम एंड से पूछा है ना उसमें, तो नल पॉइंट का वैल्यू k यानी कि 50 सेंटीमीटर आ रहा है, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप में हमने 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, किधर गया, connected in the left gap of a meter bridge and an unknown resistance greater than 20 ohm, unknown resistance greater than 20 ohm is connected in the right gap, right gap में कितना लगा है पता नहीं, पर 20 ohm से ज़्यादा लगा है। when these resistances are interchanged the balance point shifts by 20 centimeter, the unknown resistance is, अब एक काम करते हैं, हमको नहीं पता कि कितना लगाया है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा ही लगाया रहेगा, तो इसे हम लोग x मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्वियस ही बात है कि आपका x जो है यहाँ पे वो 20 से बड़ा है, अगर x 20 से बड़ा है तो बैलेंसिंग पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, इस साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि ये लेंथ भी छोटा होगा, ये लेंथ बड़ा होगा, तो मान लेते हैं ये लेंथ जो आपका आएगा वो लेंथ भी नहीं दिया है, रेजिस्टेंस भी नहीं दिया है, चलो देखते हैं। तो ये मान लेते हैं इसका वैल्यू L यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L, है ना।
तो यहाँ पे आप देखोगे 20/x इज इक्वल टू L/100 - L। ये तो एक इक्वेशन अपने को मिल गया। और अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो, व्हेन दीज रेजिस्टेंसेज आर इंटरचेंज्ड, रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दो, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड केस में जब हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो x यहाँ आ जाएगा और फिर 20 वहाँ चला जाएगा, ये रहा। आप देखो शिफ्टिंग कैसा होगा, बात सिंपल है कि ये आधा आधा हो गया, अगर ये दोनों सेम होते तो बीच में आता, एकदम बीचों बीच आता, पर क्योंकि 20 छोटा है x बड़ा है तो अब बैलेंसिंग पॉइंट 20 का लेंथ छोटा होगा और x का लेंथ बड़ा हो जाएगा, अब तो ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि इस बार क्या होगा, L ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हो जाएगा आपका 100 - L यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एक सेकेंड। अब आपको ध्यान से देखना है कि पहले ये बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे था, बताओ बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे था। पहले देखो इसके पास था, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे था। अब यहाँ से मतलब ये डिस्टेंस L था और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 - L था, ऐसे ही था ना। अब ये शिफ्ट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया। तो ये जो बीच में आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, ये डिस्टेंस इतना शिफ्ट हुआ है और ये आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये 20 सेंटीमीटर है कितना, वो मतलब ये किसके इक्वल होगा वो आपको चेक करना होगा। तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ तो L है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ 100 - L है। तो अगर 100 - L में से अगर मैं L माइनस कर दूँ तो 20 मिल जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, तो अभी नया वाला लेंथ दिख ही रहा है ना, नया नल पॉइंट है, दिस इज 100 - L है ना। मैं सपोज करूँ यहाँ पे नंबर लिख दूँ, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, जो पुराना वाला था पॉइंट B, पुराना वाला आपका नल पॉइंट था, और ये पॉइंट C, तो ये AC और माइनस AB, यही शिफ्टिंग है ना। पूरा AC में से AB माइनस कर दो तो बीच में जो BC बचा है आपका, यही आपका 20 सेंटीमीटर है। AC इज नथिंग बट, A से लेकर C तक आप देखो तो 100 - L है, माइनस AB जो आप देख रहे हो ये पुराना वाला AB दैट इज L, और ये BC शिफ्टिंग हुआ है, तो शिफ्ट कितने से हुआ है, 20 सेंटीमीटर से दिया हुआ है, 20 आ जाएगा। यहां से आपको L मिल जाएगा, एक बार L मिल गया सब खेल खत्म। 100 - L इज इक्वल टू 20, तो कितना हो जाएगा ये 100, 20 यहाँ ले आओ, -20, L - L 12, 12 वहाँ भेज दो, 80 इज इक्वल टू 2L और L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। L 40 सेंटीमीटर मिल गया। अब इक्वेशन 1 पे आ जाओ, फ्रॉम 1 जो हमने स्टार्टिंग में निकाल रखा था, यहाँ से आपको मेरे हिसाब से x मिल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस ढूंढना है ना, x मिल जाएगा 20/x इज इक्वल टू L/100 - L, मतलब L का वैल्यू 40 है ना, 40/100 - 40 दैट इज इक्वल टू 40/60, तो ये गया दैट इज इक्वल टू 2/3, 20/x is equal to 2/3, so your x will be equal to 20 into 3/2, that is equal to 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 ओम रेजिस्टेंस है ना, 30 ओम का रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। An emitter of resistance R gives a full scale deflection when a current of 2 ampere passes through it। एक्चुअली यहाँ पे एमीटर दिया हुआ तो है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे वोल्ट गैल्वेनोमीटर होना चाहिए था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस एक्चुअली में दिया जाता है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जब आप शंट लगा देते हो तब वो एमीटर बनता है, पर एग्जाम में एक्चुअली एमीटर ही शायद आया हुआ था, तो एमीटर ही बुक में मैंने प्रिंट होता हुआ देखा, पर मेरे साइंस के हिसाब से ये गैल्वेनोमीटर होना चाहिए था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। आप अगर करंट पास करते हो उसमें से, तो बाद में जब आप शंट लगा दोगे तब वो एमीटर बन जाता है, ऐसा मेरे हिसाब से होना चाहिए था, पर खैर उन्होंने एमीटर लिख दिया है तो हम एमीटर की बात करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस R है
an emitter of resistance R gives a full scale deflection when a current of 2 ampere passes through it. I think this has to be the galvanometer, उस हिसाब से आंसर आएगा, पर ठीक है चलेगा। देखो आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस R है, मतलब G का वैल्यू ही यहाँ पे R दे के रखा हुआ है, ठीक है। और जब भी वर्ड आए फुल स्केल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट पास होगा, अगर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है तो वो करंट आपका गैल्वेनोमीटर वाला करंट IG हो जाएगा। देखो टोटल करंट I होता है और यहाँ पे एक शंट लगा हुआ रहता है, तो कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाता है, वही आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट होता है। बाकी बचा हुआ करंट IS आपका शंट के थ्रू चला जाता है ना। अब यहाँ पे इन्होंने G नहीं लिख के R लिख दिया है, रेजिस्टेंस R लिख दिया है, ठीक है। करंट 2 एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो IG का वैल्यू 2 हो जाएगा। और बताइए, इफ इट इज टू मेजर मैक्सिमम करंट ऑफ 10 एम्पियर, मैक्सिमम करंट मतलब टोटल करंट, या कई बार वर्ड रेंज यूज करते हैं, रेंज, मैक्सिमम करंट, ये सारा का सारा जो है ना, ये आपका टोटल आई करंट होगा, और जो कि आपका 10 एम्पियर दिया हुआ है। कई बार वो लिख देंगे ऐसा 0 to 10 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 0 to 10 एम्पियर रेंज ऐसा लिख देंगे, तो उसमें भी आपको मैक्सिमम हाईएस्ट करंट 10 ही लेना है, ठीक है। तो टोटल करंट आपका 10 आ गया। शंट का वैल्यू पूछा है, तो भाई देखो शंट का सीधा सीधा फॉर्मूला S इज इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1, जहाँ पे N का वैल्यू होता है टोटल करंट अपॉन गैल्वेनोमीटर का करंट। अब टोटल करंट 10 है, गैल्वेनोमीटर का करंट 2 है, तो मतलब N का वैल्यू 5 हो जाएगा। एक बार ये मिल गया। अब G यहाँ पे, यार G की जगह पे क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, N का वैल्यू 5 है, माइनस 1 हो जाएगा ये, तो R/4 आ जाएगा। और क्या, R/4 इज योर आंसर, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज आर 10 and 30 ohm respectively. If the bridge is balanced, then the distance of the null point from the center of the wire is null point, एक काम करते हैं पहले बना लेते हैं, ये 10 है और यहाँ पे 30 ओम है, और आपका यहाँ पे मान लेते हैं नल पॉइंट है, ये नल पॉइंट है। तो नल पॉइंट लेट्स से कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, तो ये 100 माइनस x हो जाएगा। इन्होंने लेफ्ट गैप से ही पूछा है ना, देन द डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, अच्छा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर पूछा है, तो पहले काम करते हैं x निकाल लेते हैं। 10/30 ब्रिज बैलेंस्ड है, तो दिस अपॉन दिस 10/30 विल बी इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस x। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये गया 100 माइनस x यहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू 3x, तो 100 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, x वहाँ जाएगा, तो x का वैल्यू 100/4, और 100/4 आप जानते हो इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेफ्ट एंड, ऐसा है, मतलब आपका जो नल पॉइंट है टोटल 100 सेंटीमीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें से यहाँ से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका नल पॉइंट है, और बाकी बचा हुआ ये 75 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा ना। उन्होंने बीच में से पूछा है, एग्जैक्टली बीचों बीच। अब एग्जैक्टली बीचों बीच जाओगे तो 50 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे, और 50 सेंटीमीटर यहाँ पे, और ये तुम्हारा रहा नल पॉइंट। तो अब बताओ नल पॉइंट और इसके बीच में कितना डिस्टेंस आ गया। देखो ये टोटल 50 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली बनाया नहीं अच्छे से, टोटल 50 सेंटीमीटर है बीचों बीच सेंटर, ये सेंटर है ना आपका, ये रहा आपका सेंटर, और ये यहाँ से 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से भी 25 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये पूरा 50 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर सेंटर से भी 25 सेंटीमीटर ही होने वाला है, क्योंकि ये अभी फिलहाल x आपका 25 सेंटीमीटर आया, और टोटल सेंटर तक डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटर से भी इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। बस बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। When an additional resistance of 1980 ohm is connected in series with a voltmeter, each scale division has 100 times larger value. अब देखो यहाँ पे फिर से मेरे हिसाब से गैल्वेनोमीटर डालना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। देखो दिया क्या गया है कि जब एक एडिशनल रेजिस्टेंस 1980 हमने कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर यहाँ पे ले लेते, चलो
इसको एज अ गैल्वेनोमीटर ही ले लेते हैं। इसके अक्रॉस जब इसकी सीरीज में एक एडिशनल रेजिस्टेंस x डाल दिया, जिसका वैल्यू उन्होंने लेके रखा हुआ है 1980 ओम, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि जो भी ईच डिवीजन हैज 100 टाइम्स लार्जर वैल्यू। तो अब गैल्वेनोमीटर, अब जो ये मान लो ये जो नया आपका वोल्ट मीटर तैयार हुआ है, ये पुराना वोल्ट मीटर था, एक्चुअली में वो गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, पर ठीक है वोल्ट मीटर लिख दिया तो यही पुराना वोल्ट मीटर मानेंगे हम लोग। अब ये क्या बोल रहा है कि अब ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता उसको हम वीजी लिख सकते हैं, वीजी। तो ये पुराना पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर रहा था। अब हुआ क्या, जब हम उन्होंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया 1980 का, तो अब ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V मेजर कर सकता है यहां से लेकर यहां तक। पहले तो यहीं तक मेजर कर रहा था, नया वाला पूरा ये V मेजर कर सकता है। तो हर एक डिवीजन 100 टाइम्स बढ़ गया, मतलब नया वाला जो वोल्ट मीटर है पूरा ये यहां से लेकर यहां तक जो V पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है वो आप मान सकते हो कि 100 टाइम्स पुराने वाले से बढ़ गया, क्योंकि पुराना वाला बस इतना ही मेजर कर रहा था VG, और उसका जो भी रीडिंग्स होगा वो 100 टाइम्स बढ़ गया हर एक रीडिंग। मतलब अब नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस V वो पुराने वाले पोटेंशियल डिफरेंस से 100 टाइम्स ज़्यादा हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताओ। रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर मतलब ये G की बात कर रहा है, हमको G ढूंढने की बात कर रहा है। तो अब रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर G का वैल्यू क्या होगा, यही ढूंढना है मेरे हिसाब से, तो यही ढूंढना रहेगा। चलो देखते हैं, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है आपका, मतलब वोल्ट मीटर इसी को बोल रहा है ना, वो जो पुराना वाला ये है इसी को वोल्ट मीटर बोल रहा है वो, तो उसका रेजिस्टेंस मतलब यही G का, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही G ढूंढना होगा मेरे हिसाब से, तो यही क्वेश्चन होगा। अब X का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे। X का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आई जी माइनस जी, V अपॉन आई जी माइनस जी। अब यहाँ पे आप देखो ऊपर नीचे G से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर नीचे G से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू जी अपॉन आई जी इंटू जी माइनस जी। अब आई जी इंटू जी क्या होगा, आई जी इंटू जी, जैसे इसके थ्रू करंट आई जी जा रहा है पूरा, तो आई जी इंटू जी मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी जी, तो ये वी जी हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू वी जी अपॉन वी जी माइनस जी, तो जी कॉमन ले लो, तो एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वी जी माइनस 1 इंटू जी कॉमन ले लिया, हमें वही जी चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, x का वैल्यू 1980 है, 1980 इज इक्वल टू, या फिर आप एक काम करो, चलेगा ठीक है, देखते हैं ना क्या होता है। v का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, v का वैल्यू आपका 100 vg आ जाएगा, 100 vg अपॉन vg माइनस 1 इंटू जी, तो ये 99 आ जाएगा। तो 1980 इज इक्वल टू 99g, तो g का वैल्यू आपका 1980 डिवाइडेड बाय 99, तो आई थिंक यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, 19 1 जा 19 2 जा 198, तो 20 ओम, दिस हैज टू बी द आंसर 20 ओम, ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है। null point is at 1 meter when the cell is shunted by 3 ohm resistance and at a length 1.5 when cell is shunted by 6 ohm resistance. The internal resistance of the cell is, ये थोड़ा सा घपलेबाजी है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया। चलो ठीक है, देखो हम क्या करते हैं वैसे जनरली आपका, हम पहले एक काम करते हैं, ये आपका पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसमें सेल और ये रेयोस्टेट लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो 2 स्टेप होता है। एक तो पहले तो हम लोग शंट वाला जो नीचे वाला रेजिस्टेंस होता है पैरेलल वाला वो लगाते नहीं है, तो आप जब नहीं लगाते हैं तो एप्सिलॉन को जो भी बैलेंस करने वाला लेंथ होता है वो आपका L1 होता है ना। तो ये पहला बैलेंसिंग लेंथ जो EMF को बैलेंस करता है वो आपका L1 होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं आपका। अब क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो इसको शंट बोला जाता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने के बाद जब नल पॉइंट ढूंढते हैं तो उसे L2 बोलते हैं,
और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे आता है R L1 अपॉन L2 माइनस 1। इसमें L1 वो लेंथ है जो सिर्फ EMF जो होता है ना आपका, सिर्फ EMF सेल उसको बैलेंस करता है, और L2 जब EMF और सेल दोनों एक साथ लगा रहता है इस तरीके से पैरेलल में, तब जो बैलेंस करता है। इन्होंने पहले क्या बोला कि पोटेंशियोमीटर का हम यूज कर रहे हैं। अब नल पॉइंट 1 मीटर पे आता है व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 3 ओम रेजिस्टेंस। अब वो दोनों में शंट कर रहा है। इसका मतलब क्या कि हम EMF वाला केस, फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस में जब वो शंट कर दे रहा है 3 ओम रेजिस्टेंस से, तब आपका 1 मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू R, अब ढूंढना क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है ना, देखो R L1 अपॉन L2 माइनस 1 है। तो इस केस में ये जो रेजिस्टेंस यूज कर रहा है L1 अपॉन L2 माइनस 1, ध्यान से देखना। तो हम पहला केस देख लेते हैं यहाँ पे, R फर्स्ट केस, R इज इक्वल टू, पहला 3 है, 3 ओम से शंट किया गया है और इसको L1 ही रहने देते हैं, ठीक है। या फिर EMF वाले को, ये जो आपका EMF है जिसको बैलेंस कर रहा है, उसको L लेंथ ले लेते हैं, L लेंथ, तो ये L ले लेते हैं। और यहाँ पे इस केस में आपका जो लेंथ है वो 1 मीटर आ रहा है, उसे 1 ले लेते हैं और माइनस 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1। अब सेकेंड केस पे चलते हैं। सेकेंड केस में क्या है बताओ, सेकेंड केस में यही इंटरनल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू, सेकेंड केस में हमने क्या लगाया, अच्छा ये कितना आ रहा है, 1.5 पे आ रहा है, जब 6 ओम का रेजिस्टेंस हमने शंट करने पे लगाया था। तो ये शंट वाला 6 हो जाएगा और ऊपर का L वैसे ही रहेगा क्योंकि वो EMF वाला L है। नीचे रेजिस्टेंस लगा के शंट वाला जो होता है लेंथ, वो शंट वाला लेंथ 1.5 दिया है। आई होप समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है वापस मैं बता देता हूँ। ये EMF वाला लेंथ है और ये शंट वाला लेंथ है। तो उन्होंने EMF वाला लेंथ दोनों केस में नहीं दिया है, उसे हमने LL मान लिया। नीचे जब हम लोग नीचे रेजिस्टेंस शंट करके लगा देते हैं, तब जो आपका लेंथ आता है या तब जो आपका बैलेंसिंग लेंथ आता है उसको हम नीचे लिखते हैं L2। तो पहले केस में वो 1 था और शंट 3 था, 3 1 3 1। सेकेंड केस में वो लेंथ 1.5 आया और शंट वाला रेजिस्टेंस 6 आया, तो 6 1.5 लिख दिया, इसको इक्वेशन 2 लिख दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और आपको मिल जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस का ही वैल्यू है ना, तो 3 L/1 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 L/1.5 माइनस 1। चलो सॉल्व करो यहाँ पे इसको, 3L माइनस 3 इज इक्वल टू 6L/1.5 माइनस 6। अब ये मेरे हिसाब से 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3L माइनस 3 इज इक्वल टू 4L माइनस 6। तो इसको उठा के यहाँ भेज दो, इसको यहाँ ले आओ, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 4L माइनस 3L। तो आपको L का वैल्यू यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो L का वैल्यू आपको 3 मीटर मिल चुका है, यही है ना। अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस R मिल जाएगा। R इज इक्वल टू 3L माइनस 1, ओके, 3L माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 3 is 6 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम का आ गया आपका, एंड दैट इज ऑप्शन सी। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं आगे। Let A be the cross section area and rho be the specific resistance of a potentiometer wire. If I is the current passing through the wire, then the potential gradient along the length of the wire is. Potential gradient का वैल्यू चाहिए हमको। अब potential gradient का क्या वैल्यू होता है, दो फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने सिर्फ पोटेंशियोमीटर वायर की बात की है, तो हम मान लेते हैं जो तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ये जो तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसको R रेजिस्टेंस की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। अब इसके अक्रॉस A और B के बीच में इसको लगाया गया है, A और B के बीच में लगा दिया। इसी को मैं ऐसे बना रहा हूँ, इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर को मैं रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस R है। इसके अक्रॉस हमने लगा दिया बैटरी, सेल और रेओस्टेट, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हमने लगा दिया बैटरी, सेल और रेओस्टेट को आप अवॉइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
इस रियोस्टेट को आप अवॉइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नाउ सी, ये अवॉइड नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, अवॉइड कर देने पर भी कोई इशू नहीं होगा। नाउ देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब मान लो पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ L है, तो ये पूरा लेंथ L हो जाएगा। तो बात क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियोमीटर वायर की हुई है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे V/L, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा और अपॉन L आएगा ना। सर्किट के थ्रू अगर करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट यहाँ पे लिखा है I इज द करंट पासिंग थ्रू द वायर, तो वायर के थ्रू अगर करंट I पास हो रहा है, पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू करंट I पास हो रहा है, तो यहाँ पे तो भाई V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की है, वायर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी का होता है फॉर्मूला रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है। तो यहाँ से आपको R का वैल्यू मिल जाएगा, R इज इक्वल टू ρL/A। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो तो आपको फॉर्मूला मेरे हिसाब से मिल जाएगा। तो आपका फॉर्मूला K का आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, I/L तो रहने ही दो, R का वैल्यू ρL/A, ρL/A तो L और L गया, तो K का वैल्यू आ जाएगा I/ρ/A, I/ρ/A देख लो, I/ρ/A, I/ρ/A दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। A galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S to keep the main current in the circuits unchanged. अच्छा यहाँ पे इसके बाद I think दूसरा क्वेश्चन है, to keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with the same galvanometer is. अब थोड़ा क्वेश्चन समझो कि देखो ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इसके थ्रू मान लो करंट I जा रहा होगा, जो भी करंट जा रहा है I जा रहा है इसके थ्रू मान लो। हमने क्या किया, आपका यहाँ पे एक लगा दिया शंट, सर्किट की बात हो रही है। अब शंट लगाने की वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस मान लो G है, इसका S है। जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हो तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। कम होने की वजह से करंट बढ़ जाएगा, I का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब I का वैल्यू वापस अगर पिछला वाला चाहिए हमें, देखो पहले क्या था, सर्किट का रेजिस्टेंस R बिफोर, मैं R बिफोर लिख दूँ, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना था, जितना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था G, ठीक है। तो इसके थ्रू करंट I पास हो रहा था। जब हम लोगों ने यहाँ पे शंट लगा दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो शंट है वो क्या करेगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम कर देता है, क्योंकि पैरेलल में लगाया आपने। सर्किट का रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको वापस से पुराना वाला करंट ही चाहिए। तो अगर पुराना वाला करंट चाहिए तो हमको वापस से उतना ही रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा जितना पहले था। तो हमें R आफ्टर जो रेजिस्टेंस हम कुछ करते हैं इसके अंदर, कुछ करने के बाद R आफ्टर इतना रेजिस्टेंस ले आते हैं, और वो रेजिस्टेंस पुराने वाले रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो अब सिंपल सी बात है, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका कम हुआ है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा रेजिस्टेंस। बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं R। अब इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ये पूरा अब आ जाएगा। अब ये टोटल मिला के ये अब नया रेजिस्टेंस है ना, R आफ्टर, ये पुराने वाले के इक्वल होना चाहिए, समझ गए। तो अगर पुराने वाले के इक्वल हो गया तो इसका मतलब जो करंट है वही करंट रहेगा, हमारा करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो अब देखो, पहले तो हम R बिफोर की बात कर लेते हैं। R बिफोर मतलब पहले तो G था, क्योंकि पहले ये सब कुछ नहीं था ना, पहले सिर्फ ये G था। अब नया वाला ये पूरा आ गया है, ये भी G के इक्वल ही होना चाहिए। तो अब इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो ये दोनों पैरेलल में है। जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो, R1 और R2, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है R1 R2 अपॉन, ये शॉर्ट तरीका है आप याद रख सकते हो। वैसे तो ऐसे निकालते हैं 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होता है, पर इसको रीअरेंज करके निकालोगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे आ जाएगा। तो अब GS R1 R2, इसका पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, ये टोटल रेजिस्टेंस इसका आ गया। और ये R के साथ सीरीज में है
तो ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस प्लस आर कर दो, ये बात का रेजिस्टेंस है। और पहले का रेजिस्टेंस जी, तो हमको पहले जैसा अगर करंट चाहिए तो पहले जैसा वैल्यू भी होना चाहिए, तो ये टोटल रेजिस्टेंस जी के इक्वल हो जाना चाहिए। अब यहाँ से आपको मुझे लगता है जो नया रेजिस्टेंस आपने डाला है वही आपको निकालना है, मतलब आपको आर का वैल्यू निकालना है। तो निकाल लो, आर इज इक्वल टू जी माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस। अब इसको सॉल्व कर लो, जी इंटू जी प्लस एस माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस, दैट विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस, दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ये तो गया, अपॉन जी प्लस एस, जी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एस, दैट इज ऑप्शन डी, यस डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है भाई, अच्छा, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस आर, R1 एंड R2 and voltage sources E1 and E2 as shown in the figure. The correct equation for the loop EBCDE. EBCD कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा E, फिर BCDE। अच्छा, इस लूप में आपको किरचॉफ्स लॉ लगाना है, किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाना है, तो इनमें से कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो देखो EBCDE के लिए और जाना है हमें करंट चाहिए। इस सर्किट में तो करंट I दौड़ रहा है, यहाँ पे करंट I2 फॉलो हो रहा है। अगर हम जंक्शन लॉ यूज़ करें तो I1 और I2 दोनों मिलकर यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर I1 प्लस I2, है ना। और यही I1 प्लस I2 यहाँ पे फ्लो होगा पूरे ब्रांच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ये I1 प्लस I2 में यहाँ पे I1 यहाँ निकल जाएगा और I2 नीचे से निकल जाएगा। तो इस सर्किट में I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है। चलिए ई से स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बताया था थियरी में, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, और जहाँ जहाँ सेल है वहाँ पे ईएमएफ होगा उसका। साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, ऑपोजिट में पॉजिटिव, और सेल का ईएमएफ अगर है तो आप फाइनली कहाँ जा रहे हैं वो देखना है आपको। तो यहाँ से चालू करते हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें करंट कितना है, I1 है, तो आपको नेगेटिव लेना है, माइनस I1 इंटू R1। देखो इस लूप की बात कर रहे हो EBCDE, तो माइनस I1 इंटू R1। उसके बाद देखो आप यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो फाइनली पॉजिटिव पे जा रहा है तो आपका प्लस E1 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ यहाँ पे है नहीं। अब फिर आप पे ये रेजिस्टेंस आया, तो क्योंकि हम फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I1 प्लस I2 इंटू R नेगेटिव हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R नेगेटिव हो जाएगा, और फिर हम फाइनली E पर आ जा रहे हैं, टोटल मिला के 0 आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे किसके साथ मैच कर रहा है, पहले E1 लिख देते हैं, फिर माइनस I1 प्लस I2 इंटू R हो जाएगा, और फिर माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो E1 माइनस I1 प्लस I2 R माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से तो भाई ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल किरचॉफ्स लॉ पूछा गया था और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The resistance in the left and right gap of a balanced meter bridge is 12 ohm and 36 ohm. Left gap में 12 ohm, right gap में 36 ohm. Respectively, the resistance are interchanged. The balance point shifts by. Well, चलो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। इसका मान लो बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ आएगा, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है तो लेंथ भी इसका कम होगा। मान लेते ये L है तो ये 100 माइनस L हो जाएगा, तो बैलेंस है तो 12 अपॉन 36 will be equal to L upon 100 minus L. This upon this is equal to this upon this. So 12 ones are 12, 12 is 36, right? So 100 minus L will be equal to 3L. तो 100 is equal to 4L हो जाएगा। तो इसका मतलब L का वैल्यू 100 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आपका 25 सेंटीमीटर फिलहाल लेफ्ट एंड से है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, पॉइंट A। तो आप देखोगे तो फिलहाल यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट A है ये 25 है और ये 75 है, टोटल 100 होता है ना। नेक्स्ट केस देखते हैं, इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा। इंटरचेंज करोगे तो बस ये भी इंटरचेंज हो जाएगा। आफ्टर इंटरचेंजिंग तो अगर आप यहाँ से यहाँ लगा दोगे, यहाँ से यहाँ लगा दोगे, तो भाई 75 यहाँ आ जाएगा। देखो 75 यहाँ आ जाएगा
और 25 वहाँ चला जाएगा। यह आ गया आपका पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा पॉइंट ए कहाँ था बताओ, इसको मैं अगला पॉइंट से लेता हूँ। पॉइंट ए कहाँ था, यहाँ था, और ये 25 था और ये 75 था। तब आप ही बताइए ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। ए और बी के बीच में देखो ये डिस्टेंस पूरा 75 है। 75 में से अगर ये आप माइनस कर दो 25 तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो आपको ए बी का वैल्यू निकालना है, उतना ही शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट इज इक्वल टू ए बी विच इज इक्वल टू पूरा यहाँ से लेकर बी तक का 75 है, 75 माइनस ये वाला पार्ट 25 है, हटा दो 25 हटा दो, तो 50 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ है बस, और कुछ नहीं। 50 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, यस 50 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट, ऑप्शन डी। ओके हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोटेंशियोमीटर वायर इज 4 मीटर लॉन्ग एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द एंड्स। तो पूरा पोटेंशियोमीटर वायर, अब मैं उसको मोड़ मार के नहीं बना रहा हूं, मान लेते पोटेंशियोमीटर वायर इतना बड़ा है, इसका लेंथ 4 मीटर दिया हुआ है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब आपको के मिल जाएगा। के क्या होता है, पोटेंशियल वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, जो कि 4/3 है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका आ गया, वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होता है। और क्या बोला गया, द ईएमएफ ऑफ द सेल विच बैलेंसेस अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है जो मैंने यहाँ पे बनाया, और उसके बाद आपको पता है बैटरी की और रेओस्टैट लगता है इसके अंदर, और फिर आपका ईएमएफ मान लो एप्सिलॉन है या ई है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आप लगाओगे और ये बैलेंस करोगे लेंथ। तो मान लो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है आपका एल आ रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि ई का वैल्यू के इंटू एल होता है। जो ईएमएफ होता है उसका बैलेंसिंग लेंथ अगर एल है तो ई इज इक्वल टू के इंटू एल हो जाता है। तो एल का वैल्यू उन्होंने बैलेंसिंग लेंथ दे के रखा हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो एल का वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। पूछा क्या गया है, ईएमएफ ऑफ द सेल कौन सा ईएमएफ 1 मीटर को बैलेंस करेगा, तो इसका मतलब ई पूछा गया। ई इज इक्वल टू के इंटू एल होगा। के का वैल्यू हमको मिला है 4/3, एल का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये 0.75 हो जाएगा, 0.75 वोल्ट, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ्स E1 एंड E2, 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, जिसमें E1 बड़ा है और E2 छोटा है, E1 बड़ा है E2 छोटा है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। When a potentiometer is connected between A and B, the balancing length of the potentiometer wire is 300 सेंटीमीटर। अब देखो A और B के बीच में अगर कनेक्ट करोगे तो टोटल ईएमएफ E1 है, तो इस केस में आपका E1 इज इक्वल टू के इंटू L1 हो जाएगा, और यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 300 सेंटीमीटर दिया हुआ, राइट। तो L1 का वैल्यू आप 300 ले लो। यहाँ पे बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो आने वाला है, और जब रेशियो आता है तो आपका कन्वर्जन फैक्टर वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता है। आप कर दो तो भी आंसर सही आएगा, मैं यहाँ पे मुझे करने की ज़रूरत नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो ये ईएमएफ देखो ए और बी के बीच में तो ईएमएफ E1 ही है ना, इसको बैलेंस करेंगे, और पोटेंशियोमीटर का बैलेंसिंग का इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू के इंटू एल। तो E1 इज इक्वल टू के इंटू L1 और उसका वैल्यू 300 दिया हुआ है ना। बाय कनेक्टिंग द सेम पोटेंशियोमीटर बिटवीन A एंड C, अगर पोटेंशियोमीटर को A और C के बीच में कनेक्ट कर दिया तो अब ये टोटल ईएमएफ E1 और E2 का आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर बैटरी का नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड रहा तो दोनों बैटरी आप अपोज करते एक दूसरे को, क्योंकि ये करंट इस डायरेक्शन में भेजेगा और ये करंट इस डायरेक्शन में भेजेगा, और ए और सी के बीच में दोनों बैटरी आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे हैं। E1 बड़ा E2 छोटा है, तो जो टोटल ईएमएफ बन के आएगा वो E1 माइनस E2 आएगा, अपोज करेगा। तो ये जो टोटल ईएमएफ है आपका E1 माइनस E2, ये इस बार क्या आ जाएगा, K इंटू L2 हो जाएगा, और इसका बैलेंसिंग लेंथ इन्होंने क्या दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर, तो K इंटू 100 आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको डिवाइड कर देना, तो E1 अपॉन E2 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2
तो E1 अपॉन E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू K इंटू 300 अपॉन K इंटू 100। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, दैट इज इक्वल टू 3। तो E1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स E1 माइनस E2, 3 टाइम्स E1 माइनस E2। सो E1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स E1 माइनस 3 टाइम्स E2। तो 3E2 यहाँ आ जाएगा और ये E1 वहाँ चला जाएगा, 3E1 माइनस E1। तो 3E2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स E1। तो यहाँ से आपको E1 अपॉन E2 का वैल्यू मिल जाएगा। E1 अपॉन E2 इज 3/2। 3:2 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं यहाँ पे। सी द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट इज। ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इसमें कितना करंट जा रहा है ये हम लोग को ढूंढना है। देखो अगर मान लो 4 या 4 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस अगर आपके पास हैं, किसी नेटवर्क में लगा हुआ है इस तरीके से, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा है, और व्हीटस्टोन ब्रिज तो दिख ही रहा है हमें वैसे, और क्या ये ब्रिज बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो आप इसमें से गैल्वेनोमीटर निकाल के फेंक सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर ब्रिज बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नहीं जाता है। तो हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम निकाल के फेंक देंगे और उसके बाद फिर सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। उसका कंडीशन क्या है, दिस अपॉन दिस हैज़ टू बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो दिस अपॉन दिस मतलब क्या, 5/1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और 12.5 अपॉन 2.5, 12.5 अपॉन 2.5 जो होगा 125 अपॉन 25, 25 ऐसे 125 होता है। तो इसको हम लोग R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, इसको R3 ले लेते हैं, इसको R4 ले लेते हैं। तो हमने देखा कि R1 अपॉन R2 कितना आया, 5 आया। R3 अपॉन R4 कितना आया, ये भी 5 आया। इसका मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, और जब ब्रिज बैलेंस होता है तो इसके थ्रू करंट नहीं जाता, तो हम इसे निकाल के फेंक सकते हैं। तब आपके पास क्या बचेगा सर्किट में, देखो यहाँ पे 2.1 एम्पियर का करंट जा रहा है, आई का वैल्यू मान लो ये आई है, और उसके बाद एक आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसको निकाल दो तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, और अगर नीचे से देखोगे तो 12.5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 2.5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका करंट आई यहाँ से जाएगा, और मान लो ऊपर की ओर जो है, अब देखो करंट जो है ऊपर और नीचे की ओर बट जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो भी करंट आएगा पूरे पार्ट में ऐसे सेम जाएगा, और नीचे से पूरे पार्ट में सेम जाएगा। तो मान लेते हैं ऊपर जो करंट है वो I1 जा रहा है, हमें नहीं पता कितना जा रहा है पर I1 जा रहा है। अब I में से I1 ऊपर चला गया तो बाकी बचा हुआ करंट इसके थ्रू कितना जाएगा, I माइनस I1 जाएगा, समझ गए। और ये करंट ऐसे फ्लो होगा, और फिर से यहाँ पे मिलने के बाद ये दोनों करंट जब मिल जाएंगे तो फिर से आपको I मिल जाएगा, दैट इज 2.1 एम्पियर। इसे दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप किरचॉफ्स लॉ यूज़ कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे पार्ट में, या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट कर सकते हो। तो मैं किरचॉफ्स लॉ से कर रहा हूँ। किरचॉफ्स लॉ आप यूज़ कर सकते हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, पूरे लूप के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ से आ रहे हो, अगर तुम ऊपर की ओर जा रहे हो, करंट के देखो ये करंट I1 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी I1 ही होगा हर जगह पे, ठीक है। यहाँ पे I2 I माइनस I1 जा रहा है, तो इसके थ्रू भी I माइनस I1 ही जाएगा, पूरे ब्रांच में सेम करंट होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और घूम के वापस यहीं पे आएंगे। करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होता है, तो 5 इंटू I1 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू I1। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, तो माइनस 5 इंटू I1, और फिर यहाँ पे देखोगे तो -1 इंटू I1, ये हो गया। और फिर नीचे आओ, तो नीचे आप अब देखो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अब पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2.5 इंटू I माइनस I1, और उसके बाद फिर से वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फिर से प्लस 12.5 I माइनस I1,
और यहाँ पे आ गए हम लोग, टोटल मिला के 0 हो गया सर्किट। तो अब देखो यहाँ पे -5i1 -1i1 मतलब हो जाएगा -6i1 और प्लस देखो 2.5i-i1 12.5i-i1 दोनों को ऐड कर दो या फिर i-i1 कॉमन ले लो तो 2.5 प्लस 12.5 हो जाएगा। 2.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 टोटल मिला के 0। इसमें से आपको i1 मिल जाएगा और i1 करंट क्या है 1 ओम के थ्रू जा रहा है और यही हम लोग को ढूंढना था। हम लोग को i1 ढूंढना था क्योंकि 1 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा है वही ढूंढना है हमें, तो बस मिल जाएगा वो। तो 6i1 -6i1 प्लस या i-i1 कॉमन लिया था हमने, i का वैल्यू डाल दो यहाँ पे। i का वैल्यू कितना है 2.1 है, तो 2.1 माइनस i1 और ये कितना हो जाएगा 12.5 0.5 13 14 15 हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू 0। तो ये 6i1 वहाँ भेज दो। 2.1 इंटू 15 2.1 इंटू 15 माइनस 15i1 इज इक्वल टू 6i1। 6i1 को हमने वहाँ भेज दिया, 15 को भी वहाँ भेज दो तो 2.1 ऐसे रहने दो मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 15 प्लस 6 21 हो जाएगा 21i1। तो 2.1 1 ज़ा 2.1 10 ज़ा, तो i1 का वैल्यू 15/10 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। यस, या दैट इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बाकी आप एक दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो दोनों सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, इसके और इसके बीच में। तो ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मतलब ऊपर से अगर मैं एक अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ यहाँ पे, ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताओ, i1 इंटू, देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लेना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऊपर का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताओ, 5 इंटू i1, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं देना, प्लस सीधा ऐड कर देना 1 इंटू i1, ये ऊपर का हो गया, दैट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नीचे का। तो 12.5 i माइनस i1 प्लस 2.5 i माइनस i1। तो आप देखोगे लगभग आपको ये इक्वेशन दोनों सेम ही मिलने वाला है। इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो आपको i1 का वैल्यू फिर से यहाँ से भी फिर 1.5 एम्पेयर ही आ जाएगा। एक ये तरीका था, एक वो तरीका था, किरचॉफ्स लॉ यूज़ करो या ये यूज़ करो, एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन रिप्रेजेंट द परमिटिविटी, ये आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन आ गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं, बता देता हूँ क्या है। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन रिप्रेजेंट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज। रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोल रहा है क्या, परमिटिविटी है ना, सॉरी परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम होता है, पर ये क्वेश्चन एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अब यहाँ पे पता नहीं आ गया था, शायद तुम्हारे नोट्स में भी रहेगा तो मैंने बता दिया, पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो खाली फॉर्मूला ही पूछ लिया डायरेक्ट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो यार इतना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A potentiometer is used to measure the potential difference between A and B. The null point is obtained at 0.9 मीटर। A और B के बीच में, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, A और B के बीच में पूछा गया है, तो आपका इसके लिए नल पॉइंट जो आता है वो 0.9 मीटर आता है। तो A और B के बीच में EMF क्या है, E1 है, तो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K इंटू L1, K पोटेंशियल ग्रेडियंट और नल पॉइंट 0.9 मीटर पे आ रहा है, तो L1 का वैल्यू यहाँ पे 0.9 हो जाएगा। इक्वेशन 1, now potential difference between A and C is measured, the null point is obtained at 0.3। A और C के बीच में 0.3 आ रहा है नल पॉइंट। अब A और C के बीच में देखो एक दूसरे के ऑपोजिट बैटरी लगा के रखा है, मैंने बताया नेगेटिव नेगेटिव होगा तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, जो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा,
है ना। तो ये ए और सी के बीच में E1 माइनस E2 लग रहा है, क्योंकि देखो ये करंट इस डायरेक्शन में भेजेगा, ये करंट इस डायरेक्शन में भेजेगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज रहा है। सो इट वुड बी E1 माइनस E2, टोटल EMF माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर सपोज करो बैटरी ऐसे लगाया होता, E1 और E2 नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होता, तो दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेजते हैं, तब हम टोटल EMF E1 प्लस E2 लिखते हैं। पर क्योंकि यहाँ बैटरी उल्टा है तो E1 बड़ा दिया है, यहाँ पे कुछ दिया है कैसा, हाँ E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 माइनस E2 लिखेंगे। तो अब EMF E1 की जगह पे E1 माइनस E2 आ जाएगा और ये K इंटू L2 हो जाएगा। L2 इसका नल पॉइंट है और इसका नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 0.3 पे आ रहा है, तो 0.3 आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन 2 आएगा। E2 अपॉन E1 का रेशियो ढूंढने बोला है, तो E2 अपॉन E1 ढूंढने बोला है, तो एक काम करो डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, E1 अपॉन E1 माइनस E2। E1 का वैल्यू क्या है, K इंटू 0.9 और E1 माइनस E2 का वैल्यू क्या है, K इंटू 0.3, तो 1 ज़ा 3 ज़ा, तो E1 अपॉन E1 माइनस E2, E1 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको वहाँ भेज दो, तो आपका E1 इज इक्वल टू 3 E1 माइनस E2 और E1 इज इक्वल टू 3 E1 माइनस 3 E2, E1 E2 3 E2 को यहाँ ले आओ, 3 E2 इज इक्वल टू, और E1 को वहाँ भेज दो, 3 E1 माइनस E1, तो 3 E2 इज इक्वल टू 2 E1, तो E2 अपॉन E1 3/2 आ जाएगा। 3/2 आंसर है इस बार, और ये ऑप्शन डी है।